Hi everyone, myself Deepti Upadhyay and today we are starting a new chapter of class 12 named Chemical Kinetics. पर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कुछ बेसिक केमिकल काइनेटिक्स स्किप करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री बोले तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले मेरे दिमाग में तो आ रहा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ओके। और उसके बाद फर्दर डिस्क्राइब करना हो हमें केमिस्ट्री को तो हमारे दिमाग में आएगा फिजिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस पे स्टॉप हो जाओ। ठीक है। केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। फिजिकल रिएक्शन सॉल्व। तो फिजिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। रिएक्टेंट जैसे हम सॉलिड आइस होता है, ठीक है, उसको हम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वाटर से वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बट केमिकल रिएक्शन जैसे कि अगर हम कोई पेपर, पीस ऑफ पेपर है, हम उसे जला दें, उसके बाद वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे हम वापस पेपर नहीं बना सकते। सेम चीज उसके साथ होती है जैसे कि दूध है। दूध जब एक बार कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो बाय एनी मीन्स हम उसको वापस से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन मतलब होगी कि नहीं होगी, हर चीज तो नहीं हो जाती है ना। तो केमिकल रिएक्शन में भी जैसे होता नहीं कि अब कोई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, हम उसको जलाने लगे वो नहीं जलता है, तो हर केमिकल रिएक्शन कब कैसे हो रहा है इसके लिए होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है वो फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। ये काम थर्मोडायनेमिक्स करती है। अगर हम आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पहले से, तो एक बेसिक चीज होती है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो रिएक्शन फिजिबल हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी कौन बता रहा है? थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो उस कितने एक्सटेंट तक बन रहा है, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे कितने एक्सटेंट तक बन रहा है, उसका एक्सटेंट ये कौन बताता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। ठीक है। राइट। ओके। सो इसके बाद अगर जो रिएक्शन है वो किस रेट से बन रही है, उसका रेट क्या है, उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ पे काम आता है केमिकल काइनेटिक्स का। कि जब इस रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बताना होता है, किस रेट से जा रहा है, विद टाइम कैसा चेंज हो रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको बताने के लिए आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। इसके नाम में ही मूवमेंट है। जो काइनेटिक्स वर्ड है ना, वो हमारे ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक से लिया हुआ है। इसका मतलब होता है, मतलब काइनेसिस। काइनेसिस, इसका मतलब ही होता है ग्रीक में मूवमेंट। ओके। तो हम फर्दर जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं। अब बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो जो रेट होता है, रेट और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? रेट होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि किसी भी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है विद टाइम, उसे रेट बोलते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे कि अगर हमारा जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो हमारा अगर एक्वेस में है, ठीक है, अगर एक्वेस में है तो कंसंट्रेशन में चेंज होगा। और लेकिन अगर हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, हम किसी गैसियस केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो प्रेशर में चेंज होगा। ठीक है। तो रेट बेसिकली होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। नॉर्मली अगर कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, अभी हम सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हमें पढ़ना हो तो, ओके, टाइप्स पढ़ना है अगर हमें तो तीन टाइप से हम केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज जैसे वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, जो हो जाए पता ही ना चले हमें, मतलब पता नहीं, विथ वेरी सेकेंडों में हो जाए ऐसी रिएक्शन। एक होती है वेरी स्लो। ठीक है। और एक होती है मॉडरेट लेवल की, जो पता चलती है, जैसे कि अगर दूध है, ठीक है, तो दूध के साथ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो बैक्टीरिया की वजह से उसमें कर्ड बन रहा है, ये हमें पता चलता है। और विद टाइम भी हम इसको मतलब पता कर लेते हैं। जैसे गर्मी के टाइम में दूध जल्दी फट जाता है अगर बाहर रखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सर्दी का टाइम है तो सर्दी के टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मतलब दूध को स्पॉइल होने में टाइम लगता है। तो हम इससे होता नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम केमिस्ट्री में कुछ नया पढ़ रहे हैं या हम केमिकल काइनेटिक्स में कुछ नया पता कर लेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है।
इट जस्ट कि हमें पता चल जाएगा कि ओके इस वजह से हो रहा है। जैसे अब गर्मियों में होता है, अगर हमें दूध को स्पॉइल होने से बचाना है तो हम क्या करते हैं, या तो उसको हीट कर लेते हैं। हीट कर लेते हैं तो फिर उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं, और क्या कहते हैं, मतलब लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व हो जाता है, तो मतलब कर्ड में नहीं कन्वर्ट होता है। या तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये केमिकल रिएक्शन का क्या रेट है, क्या हो रहा है, ये सब हम पढ़ रहे हैं। और इसमें ये है कि हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में कि फैक्टर्स भी क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन हमें फास्ट करवानी है, या हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन जल्दी से हो जाए। जैसे मान लो हमें दूध बहुत जल्दी से कन्वर्ट करना है कर्ड में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, टेम्परेचर, या फिर क्या कहते हैं कैटेलिस्ट, कोई कैटेलिस्ट हो। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये पढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन का कोई काम ही नहीं, क्योंकि जो चीज बहुत जल्दी हो जा रही है उसको हम पढ़ के क्या कर लेंगे, तुरंत हो जा रहा है। या फिर कोई चीज बहुत स्लो हो रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, मतलब ह्यूमन लाइफ स्पैन ही मान लो खत्म हो जाए, तब वो रिएक्शन कंप्लीट होगी बिलियंस ऑफ टाइम के बाद। तो हम क्या करेंगे, उसको पढ़ के हम ऐसा कुछ करेंगे जो प्रैक्टिकली हमारे यूज में आए। इंडस्ट्री में अगर हम कहीं बाहर जाए, या मतलब हम कोई काम कर रहे हो केमिस्ट्री में, तो हमारे यूजफुल हो कि हाँ ठीक है ये काम ऐसे होता है, अगर रिएक्शन फास्ट करनी है तो ये कर देते हैं, रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है स्लो करते हैं तो ये होता है। बाकी कुछ नहीं। ठीक है। तो अब जैसे ये है, ये एग्जांपल है वेरी फास्ट रिएक्शन का, कि जल्दी से होगी पता ही नहीं चल रहा है। और ये है वेरी स्लो रिएक्शन का, कि मतलब होता नहीं है कि अगर आजकल तो हमारे पास चीजें हैं कि हम आयरन को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, उसको कोटिंग कर लेते हैं, या फिर मतलब होता नहीं है कि कई 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 तरीके होते हैं उसको मतलब प्रोटेक्ट करने का। लेकिन ये इसमें जो रस्टिंग होती है वो होती है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो बहुत धीरे धीरे होती है। तो इसको पढ़ के हमें कोई फायदा नहीं होगा। मतलब ये हम नहीं पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, बहुत फास्ट रिएक्शन है या बहुत स्लो रिएक्शन है, ऐसा क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ये रिएक्शन पढ़ सकते हैं कि जैसे ये मिल्क है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल मिल्क है, ये इसके बीच का है जब ये कर्ड, ठीक है। और ये बीच में है कि जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा था, तो हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ सकते हैं। कि पहले तो हमें पता है कि मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, ये तो पता ही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, वो थर्मोडायनेमिक से पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम से हो जाता है। अब रेट पढ़ना हो किसी केमिकल रिएक्शन का, तब हम केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं, और तब हमें पता चलता है। तो अगर कोई रिएक्शन फास्ट करवानी है या स्लो करवानी है, तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि कंसंट्रेशन क्या है, या टेम्परेचर मान लो हमने बढ़ा दिया, या मतलब पता नहीं है कि टेम्परेचर पे, या फिर कैटेलिस्ट, या मतलब यहाँ पे तो नहीं यूज है, मतलब इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, कि जैसे एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो डायमंड है वो फॉरएवर नहीं, ठीक है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बताती है फिजिबिलिटी का रिएक्शन का, और केमिकल काइनेटिक्स बताती है रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने पहले बताया। तो जो स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, या थर्मोडायनेमिक्स जो कहती है कि जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारी, उस पे जो डायमंड है वो स्टेबल है ही नहीं, वो अनस्टेबल है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो डायमंड है उसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए ग्रेफाइट में, ठीक है। उसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए ग्रेफाइट में स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो ये फैक्ट है। लेकिन ये है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो इसका मतलब टाइम है, जितने टाइम में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो है आई थिंक 10 की पावर 80 टाइम्स, लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स। जो ह्यूमन लाइफ स्पैन का टाइम जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आप डायमंड खरीद रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, खरीदे कि ना खरीदे, आप आराम से खरीद सकते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स है और जो काइनेटिक्स है, इसका क्या रिलेशन है। तो ये भी वेरी स्लो रिएक्शन है, जैसा फैक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो आई ऐड दिस। अब ये जो हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। ये तो जो वीडियो है, ये जो फर्स्ट वीडियो है, जो फर्स्ट इंट्रो है, ये मैंने बनाया है सिर्फ इंट्रो के लिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। कोई भी चीज हमें करना है तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं, मतलब है क्या इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिया, एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे निकालते हैं, मतलब मैथमेटिकल रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे करेंगे। फिर रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। देन हम डिस्टिंग्विश करेंगे एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है।
देन हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी जाएं किसी भी कॉन्सेप्ट में, मतलब किसी भी पेपर में जाएं, ये क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं या नहीं भी पूछे जाते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पता होना चाहिए। स्टेट लेवल एग्जाम हो, बोर्ड लेवल एग्जाम हो, एनसीईआरटी के लेवल का जो भी एग्जाम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभी तो ये बड़े क्लासेस में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि आईआईटी जैम है या मतलब गेट वगैरह, इसमें भी पूछ लेते हैं यूनिट। ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ इंट्रो में। ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑफ अटारा रिएक्शन का, ये भी हम पढ़ लेंगे। और थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। दैट्स ऑल, ये सारा हम चीजें डिस्कस करेंगे। और ये इंट्रो वीडियो अभी यहीं तक है। ओके, थैंक यू।